नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बजट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। प्रकाश प्रियदर्शी और सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको अहम खबरें दिखाएंगे। वहीं आगे हम शो में अपने सहयोगी अनुराग शाह को भी जोड़ेंगे और बजट की उम्मीदों से जुड़े बाजार के दिग्गजों की राय भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही एक खास चर्चा दिखाएंगे आपको। मिलेनियम मैम्स की क्या है उम्मीदें, ये सभी कुछ सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं अपने रिपोर्टर्स की एक्सक्लूसिव खबर के साथ और प्रकाश के पास सबसे पहले हम चलेंगे। बजट में सरकार खेती और उससे जुड़े सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ा सकती है, एलोकेशन बढ़ा सकती है। कृषि से जुड़े फ्लैगशिप स्कीम के लिए क्या खास प्रावधान हो सकते हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि रूरल डिमांड बढ़ाने के मकसद से बजट में कई तरह के अहम ऐलान किए जा सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार एग्रीकल्चरल क्रेडिट में का जो टारगेट है उसमें करीब 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इस वक्त FY25 की अगर बात करें तो ये जो टारगेट है करीब 27.5 लाख करोड़ रुपए है और कुछ एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि ये 28 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी चालू वित्त वर्ष में पार कर सकता है। लिहाजा सरकार इसमें करीब 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है और मकसद ये है कि इसे जो रूरल डिमांड है उसमें बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो ओवरऑल बजटरी एलोकेशन है उसमें भी करीब 10 से 15% तक की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है और इसको बढ़ाकर करीब 1,65,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है, जो कि इस वक्त 1.52 लाख करोड़ है FY25 के लिए। साथ ही साथ कई इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। मसलन KCC, PM फसल बीमा योजना, मकसद ये है कि जो कवरेज है वो बढ़ाई जाए। साथ ही साथ अगर आप डेडिकेटेड बजट एलोकेशन की बात करें, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी सेक्टर के लिए इस वक्त 7,000 करोड़ रुपए है, उसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। मतलब ये कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए जो ओवरऑल बजट एलोकेशन है उसमें करीब 10 से 15% तक की बढ़ोतरी होगी और इसको बढ़ाकर 1,65,000 करोड़ रुपए से 1,70,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बजट में कमोडिटी और मसालों के लिए खास पैकेज का ऐलान हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। जी सुमित, बताएं। बजट 2025 में जो एक क्षेत्र है जिसमें बड़ा फोकस हो सकता है वो है कमोडिटीज़ का। इसको लेकर सरकार काफ़ी सीरियस है। इसके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिए जाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक का एक पैकेज अनाउंस किया जा सकता है। ये पैकेज 5 साल के लिए हो सकता है। इसमें काफ़ी तरह के उत्पाद, स्पाइसेस और उसी के साथ रबर, चाय, इन सब के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये पैकेज की घोषणा की जा सकती है। पहले से ही ये उम्मीद है कि ऐसे जो उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग ज़रूरी है और इससे रूरल एरियाज़ और पुराने दूर दराज इलाकों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके लिए ये पैकेज काफ़ी काम आएगा। हम इसकी बात करें तो कुल मिलाकर पहले भी सालों में ऐसी स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, पर ऐसी स्कीम ज़रूरी निरंतर लाई जाना ज़रूरी है क्योंकि उससे ही फ़ायदा होता है। इस सब के अंदर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये सब डिमांड्स की थी और इसको वित्त मंत्रालय काफ़ी सीरियसनेस से देख रही है और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, ऐसा सूत्रों का मानना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे सहयोगी अनुराग शाह भी एक खास एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं और इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ ही अनुराग शाह जुड़े हैं। अनुराग, बताएं क्या खबर है। बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रहने वाला है। जिस तरह से हमने देखा था कि 2021 के बजट में इंश्योरेंस के अंदर FDI लिमिट बढ़ाने का ऐलान हुआ था, जहां पर 49% से 74% FDI लिमिट की गई थी। तो उसी तर्ज पे इस बार बजट के अंदर FDI लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% यानी 100% करने तक का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा कई सारे जो इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म हैं जो सरकार लाना चाहती है उसकी जो है रूपरेखा भी बजट में सुनने को मिल सकती है, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचने
करने की मंजूरी दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियों को वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करने की मंजूरी दी जाएगी। जो सरकार इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट में बदलाव करना चाहती है, जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है नई इंश्योरेंस कंपनी को लागू करने की, शुरू करने की, वो कम की जाएगी। और तमाम जो रिफॉर्म है इंश्योरेंस सेक्टर के जो कि प्रस्तावित है, हालांकि उस पर जो आखिरी मोहर है वो संसद के जरिए लगेगी, लेकिन बजट के अंदर उसकी रूपरेखा देखने को मिल सकती है, जो कि इंश्योरेंस का जो सरकार का लक्ष्य है, इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस फॉर ऑल का और इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन को बढ़ाने का, हर गांव-गांव तक इंश्योरेंस को ले जाने का, और उसको लेकर रेगुलेटर के द्वारा भी कई सारे प्रयास किए गए हैं, कई सारी प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। तो उसकी रूपरेखा जो है बजट में देखने को मिलेगी और इसका जो फायदा है इंश्योरेंस सेक्टर को होगा। इसके अलावा एक और जो बड़ा ऐलान बजट में देखने को मिलेगा वो है NHCX का, नेशनल क्लेम एक्सचेंज के लॉन्च का। NHCX जो एक एक्सचेंज है जहां पर तमाम हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और जिसके जरिए कैशलेस क्लेम जो है वो सेटल किए जा सकेंगे। आसानी से जो पूरी क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया है वो पूरी की जा सकेगी। इसका ऐलान जो है बजट में होने की उम्मीद है। शुक्रिया अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। और बजट को लेकर मार्केट के दिग्गजों की क्या उम्मीदें हैं, ये जानते हैं व्हाइट ओक कैपिटल के CEO आशीष सोमैया और पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा से। बजट में मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो एक तो होते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स, और हमने देखा है कि ये जो सरकार है वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स है, चाहे अगर आप देखें कि भाई 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट था, या नए फैसिलिटीज के लिए कंसेशनल टैक्स रेट 15% का था, या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को आप देखिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो सरकार, मैंने देखा है कि काफ़ी प्रोएक्टिव है और बजट का इंतजार नहीं करते हैं। जब रिक्वायर्ड हो तब बड़े बड़े इनिशिएटिव्स बजट के बाहर भी लिए जाते हैं, पहली बात। तो एक तो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा बजट के ऊपर डिपेंड करती हुई हमने देखी नहीं है। दूसरी चीज़ जो आप मैन्युफैक्चरिंग की बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग भी जब देखते हैं, चाहे आप न्यू IPOs देखें, चाहे आप SME लिस्टिंग्स देखें, चाहे आप मेन बोर्ड पे भी IPOs जो आप देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पिछले 4-5 साल में जो भी चीज़ें चली हैं पॉलिसीज़ की वजह से, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, केमिकल्स देख लें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स देखें, कई सारे सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में, डिफेंस को भी आप देखिए, तो कई सारे सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग में जिन कंपनियों के साथ हमारी रिसर्च टीम डील करती है, वहाँ पे न्यू आइडिएशन और कंपनियों का जो बुलिशनेस है वो देखने को मिलता भी है। और बजट पे तीसरी बात अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कोई चेंजेस ना हो यही बेटर है। क्योंकि अभी देखिए जुलाई में बजट था जब कैपिटल गेन्स को रिव्यू किया गया है। आप देख सकते हैं कि भाई उसको हम अभी बस 8-9 महीने हुए हैं, तो फिर से टैक्सेस को चेंज करना, मुझे नहीं लगता है कि कैपिटल मार्केट्स में कोई ज़्यादा टैक्सेस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि लोगों को सेटल करने के लिए भी टाइम चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई आज अगर हम डिस्कस करते हैं कि भाई मिडिल क्लास के ऊपर जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई डिमांड कम हो रही है, कंजम्पशन कम हो रहा है, और टैक्स की और महंगाई, हर चीज़ों का मार एक सिलेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको रिव्यू करना चाहिए। और अगर कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है STT को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए STT का जो कलेक्शन है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो STT कलेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन STT को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एवज में लगाया गया था, और STT जो है इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ते हैं, इससे मार्केट की एफिशिएंसी कम होती है और मार्केट में फ्रिक्शन बढ़ता है। तो अगर कुछ रिव्यू करना ही है तो STT को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी रिपोर्ट किया गया था कि भाई ये टारगेट से ज़्यादा कलेक्ट हुआ है और इसमें बढ़ने की ही गुंजाइश है आगे जाकर के, क्योंकि मार्केट का पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम बढ़ने ही वाला है। तो अगर कुछ रिव्यू करना है तो डेफिनेटली मिडिल क्लास को किस तरीके की रियायत दी जाए उसको देखना चाहिए, और कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो STT को देखना चाहिए। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कौन सी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी में थोड़ा स्ट्रेस है। तो अभी भी रूरल सेक्टर में स्ट्रेस है थोड़ा, एंड जो बैंकिंग सेक्टर आप देख रहे हैं उधर भी NPAs थोड़े से बढ़े हुए हैं, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स में थोड़े, और जो रूरल एंड लो इनकम एरियाज है वहां पर अभी भी स्ट्रेस है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, एक जो लग्जरी सेगमेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और जो लोअर एंड सेगमेंट है वो अभी भी स्ट्रेस फेस कर रहा है। तो उधर हो सकता है
कुछ मेजर्स आए जिससे कि वो जो एक सेगमेंट है, इकोनॉमिक सेगमेंट, वहां पर कुछ स्टिमुलस मिले। तो एक ये एरिया है जहां मुझे दिख रहा है कि कुछ जरूरत है। दूसरा, क्योंकि जो मेड इन इंडिया को और भी हम लोग को एक स्ट्रांगली पुश देना होगा, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर, क्योंकि वो बहुत नेशनलिस्ट पॉलिसीज और इंडियन कंपनीज पे भी टैरिफ्स लग सकते हैं। तो एक मेड इन इंडिया फॉर इंडिया जो है, उसमें एक थ्रस्ट आने के लिए हो सकता है पीएलआई स्कीम्स बढ़ाई जाएं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुछ और बेनिफिट्स दिए जाएं। तो ये दो एरियाज तो मुझे दिख रहे हैं। और बाकी जो फिस्कल डेफिसिट है उसका सरकार क्या करेगी, उसको कंसोलिडेशन में लाएगी कि फिस्कल स्टिमुलस थोड़ा और कुछ सेगमेंट्स में देगी। ये सब देखना होगा कि कैसे बैलेंस करेंगे वो लोग। बिल्कुल, तो ये दिग्गजों की बजट से आशाएं हैं। और बढ़ते हैं आगे, एक खास बातचीत आपको दिखाते हैं। महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की ताकत और मायने समझने के लिए हमारी सहयोगी कविता थपलियाल पहुंची मिलेनियल्स मैम्स के बीच, जिनसे उन्होंने बजट को लेकर उनकी उम्मीदों को तो जाना ही, कई और पहलुओं पर खास बातचीत की। What are your demands and expectations from the finance minister? This is going to be the first full budget of the new government. थैंक यू कविता, थैंक यू वेरी मच। आपने हम मिलेनियम मैम्स को इस मंच पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कविता, आई एम अ हाउस वाइफ, Okay. एंड जैसे हर हाउस वाइफ करती है, आई एम वेरी केयरफुल विथ माई एक्सपेंसेस, बिल्कुल। विथ माई इनकम। बजट को बहुत अच्छी तरह मैनेज करती हूँ। Okay. सो दिस ईयर आई एम क्लोजली वॉचिंग द फिस्कल डेफिसिट। Okay. एज अ कॉमन मैन हमारे बहुत डिमांड है। वी वांट मोर जॉब्स, वी वांट मोर ग्रोथ, एंड हाथ में भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखना चाहते हैं और ये उम्मीद है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये साल एक्सपेक्टेशंस भी मीट करेगी और अपने फिस्कल डेफिसिट में भी डेंट नहीं आने देगी। आप इन्वेस्ट करती हैं? हाँ, सो कविता, एज एन इन्वेस्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to see a stable economy, a growing Right. economy, and I feel the fiscal deficit plays a very important role. Sure. और मुझे ये लगता है ये साल fiscal deficit will be projected at 4.6%. All right, let's see how it comes. Your expectations? Shweta just spoke about stability, and I think that's very important. So I think जो सीतारमन जी ने last year long term capital gains को किया, short term capital gains, I would like to see stability. 10 से 12 हर साल चेंज नहीं करें, Change साढ़े नहीं हो, 12। right, सो right. वो दैट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेशली निवेश के लिए, जैसे आपने कहा। सो वी आर ऑल इन्वेस्टर्स हियर, Right. एंड दैट आई थिंक इज अ बिग डिमांड फ्रॉम अस कि सम स्टेबिलिटी, इतना हर बार बदलाव नहीं हो। Right. I'm sure even the market is expecting the same. What about you, man? I think yes, on the same lines, I would say that, currently there are two tax regimes offered, the old and the new. Right. Now, instead of giving us the flexibility, it causes confusion because the taxpayer को हमेशा लगता है which regime is better, मेरे लिए Exactly, कहाँ मैं हाँ. पैसे और बचा हाँ, सकते हैं. yeah. So I think if, there is one unified tax regime instead of this optional dual kind of a thing, it will really help and simplify the tax structure. And currently for me, I am following जो new tax regime नया है, tax regime. but I always feel that if I had a few more deductions which were available in the older tax regime, Right. that would help. That will make it more attractive, you Yes, think? far more. Yeah. And I think even for global investors, a unified tax regime gives you a very good, in terms of stability and ज़रूरी है. structure, it definitely helps portray We are seeing a that. lot of people, being on board with the new tax regime, but yeah, we really need to make it more attractive by having few more Yes, benefits or there. just have one unified tax regime where you have like the best of both and everyone follows that. हर आम टैक्स पेयर की यही डिमांड है। तो हाँ, मैं कुंती से अग्री करती हूँ। तो जैसे मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूँ, तो अभी न्यू टैक्स रिजीम में हमारे पास डिडक्शंस नहीं है। तो एंड दिस हेल्थ, एवरीबडी नोज इट इज़ सो एक्सपेंसिव। सो मैं चाहती हूँ कि हेल्थ को हम इन्फ्लेशन से लिंक करें और जो ATD की एग्जेम्पशंस है उसको और बढ़ाए। एंड इवन ATDD विच इज़ जस्ट 1 लाख विच शुड ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। सो ये हमारी डिमांड है फाइनेंस मिनिस्टर से। Medical inflation is going by what, 12 to 15% every year? It is too Okay, much. So it's too much. Yeah, it's so too even much. if you're saving, everything goes in the, medical expenses. चलिए, आप बताइए। मेरी डिमांड है और रिक्वेस्ट है निर्मला जी से, थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट का
बजट इंक्रीज करने के लिए. वी हैव सीन LIC एंड partial sale of LIC and how the sale of Air India, privatization of Air India has been successful, but around 50% has been used in the last budget, and this can bring economic stability. The funds, the extra funds can be monetized, used for infrastructure, health. And as an investor, it gives me more confidence in my investments, in the economic growth of the country. And I feel even banking, banks like IDBI, that will help. If they are privatized, it will probably make India global banking system. We'll get the global banking system here. Right. So interesting to see all these women investors talking about divestment, talking about investments. I mean, not that ये हम नहीं देख रहे हैं हमारे देश में, but then हाँ उतनी तेजी से नहीं देख रहे हैं जितना तेजी से होना चाहिए. But yeah, all of you are very inspiring. Trust me. Thanks to our training, and we are trying to learn. I'm a first-time investor. I'm a designer, so I have no background of finance or whatever. But it's been thanks to these sessions with Dhanuka sir, I've really been able to at least take care of my own, investments. Investment, yeah. Looks like दिख रहा है वो. आप बताइए. थैंक यू कविता. इस बार के यूनियन बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं. जो देश में भारत सरकार के पास काफ़ी सरप्लस लैंड है. अब आप पूछेंगी सरप्लस लैंड किधर है. सरप्लस लैंड मतलब जो रेलवे लैंड है, जो रेलवे लैंड बुधवार पार्क में जो हमारे पास लैंड, एक्सेस लैंड है जो अंडर यूटिलाइज्ड है, जो इतना उपयोगी नहीं है, वो बैंक उसका एक और बहुत सारी डिफेंस लैंड हैं, बहुत अलग PSU लैंड है हमारे पास जो सरकार के पास जो यूज़ नहीं, अंडर यूटिलाइज्ड है फ़िलहाल, उसको इकट्ठा करके एक लैंड बैंक बनाया जाए. तो ये एक सुझाव है. और जब वो लैंड बैंक जब बन जाए तो उसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूज़ करें. तो ये एक सुझाव है हमारा. और चलिए बढ़ते हैं आगे अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच. पांचवें पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज एक्शन देखने को मिला. तो सबसे पहले बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जहां पर नोमेरा ने नोट निकाली है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, और उन्होंने स्टॉक को जो है डाउनग्रेड किया है रेड्यूस पर, और टारगेट प्राइस जो है कट करके 500 पर रखा है. यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है मैनेजमेंट ने जो है इंडिकेट किया है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है MFI सेगमेंट का वो हाई रह सकता है अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए. और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट ने जो है लोन ग्रोथ का जो गाइडेंस था FY25 के लिए, जो पहले उन्होंने जो 25% का रखा था वो उन्होंने रेड्यूस करके 20% पर रखा है. अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है CDSL, जहां पर कंपनी ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 11% की डिक्लाइन देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर. वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की तो उसमें भी जो है डिक्लाइन देखने को मिली करीब 40% की. और जो नेट डीमेट अकाउंट है, अकाउंट ओपन हुए है Q3 में, वो 92 लाख पर हुए हैं. अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है लॉरस लैब, जहाँ पर गोल्डमैन सैक ने जो है सेल रेटिंग दी है इस पर, और उन्होंने जो है टारगेट प्राइस 475 का रखा है. उनका कहना है कि जो Q3 के जो रिजल्ट थे वो इनलाइन थे, लेकिन जो CDMO सेगमेंट है उसमें जो ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और कंपनी का जो मार्जिन इंप्रूवमेंट था वो एनकरेजिंग था. इसी के साथ साथ जेफरीज ने भी जो है नोट निकाली लॉरस लैब पर, और उन्होंने जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 480 का रखा है. अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है टोरेंट फार्मा, जहाँ पर टोरेंट फार्मा पे जो है HSBC ने जो है बाय रेटिंग रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 4000 का रखा है. उनका कहना है कि जो EBITDA मार्जिन आउटलुक है वो रोबस्ट है हेल्दी मिक्स के चलते, और जो पॉजिटिव स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल. इसी के साथ साथ CLSA ने जो है होल्ड रेटिंग रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 3420 रखा है. उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग आउटलुक है इंडिया बिजनेस में, और मार्जिन में भी जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट चलते कि उन्होंने जो है FY25 से 27 का जो एस्टिमेट है उसको इंक्रीज़ किया है. अगला जो फोकस में रहा है कैनरा बैंक, जहाँ पर कंपनी ने जो है तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे, और उसमें बैंक के जो निम्स है उसमें जो है 15 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर. वहीं बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें 8% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और NII जो है उसमें करीब 3% की जो डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर. शुक्रिया करेंगे रविंद्र आपका इस अहम जानकारी के लिए. कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं. महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बैरे यानी GB सिंड्रोम से एक मरीज की मौत का मामला सामने आया है. महाराष्ट्र में अब तक
इस सिंड्रोम से 101 केस एक्टिव पाए गए हैं। जांच टीम पुणे भेजी गई है। क्या है ये जीबी सिंड्रोम और इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, मेरी सहयोगी आस्था चोपड़ा इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी आस्था। एक बड़ी खबर आ रही है पुणे से। यहाँ पे अभी हाल ही में जीबीएस बीमारी का आउटब्रेक हुआ है और महाराष्ट्र ने अपना पहला 57 इयर्स की महिला इसी बीमारी के कारण अपनी जान खो बैठी। साथ ही साथ डॉक्टर्स के मुताबिक एक पुणे में एक पॉकेट एरिया की वजह से, जिसमें ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से इन्फेक्शन फैला है और ज़्यादा से ज़्यादा 101 केसेस दर्ज हुए हैं पुणे में, जिसमें से 68 मेल्स हैं और 33 फीमेल्स। अब 13 से ज़्यादा इस बीमारी के कारण लोग जो है वो वेंटिलेटर पे हैं। भले ही ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही रेयर डिजीज़ है जीबीएस का, लेकिन एक दिन में कम से कम 16 केसेस अभी इसके पुणे में एक दिन में दर्ज हुए हैं। अब हम इसके बारे में और बात करेंगे कि जीबीएस बीमारी है क्या। जीबीएस को कहते हैं गुलियन बार सिंड्रोम, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें एक इंसान का खुद का इम्यून सिस्टम ही नर्व्स को मारता है। तो ये जो जीबीएस बीमारी है वो कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन ये कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी और खाने से फैल सकती है। साथ साथ इसका स्पेसिफिक रीज़न अभी भी कोई नहीं जान पाया, क्योंकि ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन ये इफ़ेक्ट करता है सारे एज ग्रुप्स को, लेकिन 30 से लेकर 50 एज ग्रुप में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है। और अब पुणे जिसमें ये आउटब्रेक हुआ है वो क्या क्या स्टेप्स ले चुके हैं। सबसे पहले तो हेल्थ अथॉरिटीज़ ने PMS मतलब पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये बता दिया गया है कि आउटब्रेक है, जिसके कारण वो लगातार लोगों पे और लोकेलिटीज़ पे अपना ध्यान बरकरार करे हुए हैं। अब इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। जीबीएस के क्या सिम्टम्स है। सबसे पहले मसल वीकनेस का इसका सबसे पहला सिम्टम है। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम ये उसका दूसरा सिम्टम है। टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन, मुंह की मसल्स में वीकनेस होना, डिफ़िकल्टी बोलने में और स्वॉलो करने में, और सबसे ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में दिक्कत भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। साथ ही साथ क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, हमको डॉक्टर से हाल ही में पता चला है कि इस बीमारी से बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन ज़रूर अपना सकते हैं। तो वो है सबसे पर्सनल हाइजीन जो है, हाथ धोना, और सबसे पहले बिल्कुल अनकुक्ड फूड ना खाना, हाथ धोना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ ओपन स्ट्रीट फूड और पानी बिल्कुल ना खाएं। अपने हाथ रोज़ाना धोएं, स्पेशली जब आप खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर साफ़ करके खाएं, और अपना सारा खाना बहुत ही थरोली कुक करें, रॉ फूड से दूर रहें। तो ये प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं ताकि इस बीमारी से आप बच सकें। शुक्रिया करेंगे आस्था इस अहम जानकारी के लिए। क्या आप बिजनेस वर्ल्ड को बदलने का विजन रखने वाले एंटरप्रेन्योर हैं? अगर ऐसा है तो आप IDFC फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स ET नाउ लीडर्स ऑफ टुमारो सीजन 12 अवार्ड्स के लिए आवेदन कीजिए। यह अवार्ड भविष्य को आकार देने वाले एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करता है। चाहे आप एक छोटे से बिजनेस के मालिक हों, एक युवा उद्यमी हो या एक सोशल एंटरप्रेन्योर, अपने बिजनेस को उड़ान देने और मौजूदा वक्त के सबसे इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में शामिल होने का ये मौका न चूकें। 9 फरवरी 2025 तक आप अपनी एंट्री जमा करें और ग्लोबल मंच पर छा जाने के लिए तैयार हो जाएं।